सभी को नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ठीक हो भी सारे? कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं? चलो बताइए थोड़ा सा, लास्ट क्या पड़ा है मुझे? वर्गीकरण करवाना है ना? किया तो नहीं? चलो, नेक्स्ट जो पार्ट आता है भारतीय मानसून का वर्गीकरण। रखें आप। भारतीय मानसून का वर्गीकरण। अब देखिए, भारतीय मानसून के वर्गीकरण का अगर कहा जाए तो सामान्यतः भारतीय जो मानसून है इसे कितने भागों में बांटा जाता है अभी आपका? दो भागों में। तो सबसे पहले, हाँ, जो आपकी नोटबुक है पता ही है आपको डायग्राम किस प्रकार से बनाना है, समझ रहे हो ना? थोड़ा सा लंबा चलेगा डायग्राम, समझ तो गए ना? चलो रखेंगे आप। सबसे पहले इसमें अगर देखा जाए आता है भी आपका, यहां पर रखें भारतीय मानसून। भारतीय मानसून। अब देखिए, भारतीय मानसून का अगर कहा जाए तो भारतीय मानसून को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। और दो भागों का अगर कहा जाए तो इसमें सबसे पहले पहला जो मानसून का भाग आता है इसे अगर कहा जाए तो आता है आपका कौन सा भी? आपका ग्रीष्मकालीन मानसून। कौन सा आता है अभी आपका? ग्रीष्मकालीन मानसून। एक ग्रीष्मकालीन मानसून आता है और दूसरा इसमें अगर देखा जाए, दूसरा इसमें आता है कौन सा भी? आपका शीतकालीन मानसून। कौन सा आता है? शीतकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून और दूसरा आता है कौन सा भी? आपका शीतकालीन मानसून। अब देखिए, ग्रीष्मकालीन मानसून की अगर आप बात करते हो तो ग्रीष्मकालीन मानसून को पुनः कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। पहले मेरे हिसाब से अगर आप समझेंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए, बाद में नोट कर लेना। अब देखिए, ग्रीष्मकालीन मानसून को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। एक इसमें भाग आता है मानसून पूर्व की वर्षा। कौन सी आती है? मानसून पूर्व की वर्षा। मानसून पूर्व की वर्षा। इसी प्रकार से दूसरा इसमें अगर देखा जाए, दूसरा आता है अभी आपका मानसून कालीन वर्षा। दूसरा कौन सा आता है? मानसून कालीन वर्षा। मानसून कालीन वर्षा। अब देखिए यहां पर दो पार्ट। अब देखिए, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन तो समझ गए होंगे आप। अब देखिए, एक इसमें आता है ग्रीष्मकालीन मानसून में सबसे पहले जो आपने रखा है मानसून पूर्व की वर्षा। तो मानसून पूर्व की वर्षा से क्या समझते हैं आप? मानसून जो शुरू होता है मानसून का अगर कहा जाए तो भारतीय मानसून प्रवेश करता है भारत में। कब प्रवेश करता है अभी आपका? प्रवेश करता है कब भी? आपका जून के प्रथम सप्ताह में। कहां प्रवेश करता है? जून के प्रथम सप्ताह में। कई बार होता क्या है, सुनने में आता है कि अब की बार मानसून क्या आ गया अभी आपका? जल्दी आ गया, पहले आ गया। अर्थात मानसून आने की अवधि रहती है जून का प्रथम सप्ताह। कई बार मानसून जून के पहले सप्ताह से पूर्व भारत में प्रवेश कर जाता है। और इस मानसून से जो वर्षा होती है वो कौन सी वर्षा होती है? मानसून पूर्व की वर्षा। और वर्षा ऋतु के दौरान जो आपकी वर्षा होती है वो कौन सी होगी भी? आपकी मानसून कालीन वर्षा। जैसे वर्षा ऋतु का अगर कहा जाए तो वर्षा ऋतु की अवधि कहां से कहां तक चलती है? वर्षा ऋतु की अवधि का अगर कहा जाए तो कहां से कहां तक चलती है? मध्य जून से। वर्षा ऋतु की अवधि का अगर कहा जाए तो वर्षा ऋतु की अवधि आती है कहां से कहां तक? मध्य जून से सितंबर। मध्य जून से कहां तक चलती है भी? आपकी सितंबर। अब देखिए, मध्य जून से पहले जो आपकी वर्षा होगी वो कौन सी होगी भी? आपकी मानसून पूर्व की वर्षा। और जून से पहले के कितने महीने? 3 महीने। जून से पहले वाला महीना कौन सा होगा भी आपका? मई। मई से पहले वाला अप्रैल। और अप्रैल से पहले वाला मार्च। अर्थात मानसून पूर्व की वर्षा जो है इसकी अवधि का अगर कहा जाए, इसकी अवधि की अगर मैं बात करता हूं तो ये कहां से कहां तक होती है भी? आपकी किसके मध्य होती है? मार्च से किसके मध्य? मई के मध्य। तो भारत में मार्च से मई के मध्य होने वाली वर्षा किस नाम से जानी जाती है? मानसून पूर्व की वर्षा के नाम से जानी जाती है। अब मानसून पूर्व की वर्षा का आगे कोई वर्गीकरण नहीं है। इसी प्रकार से मानसून कालीन वर्षा का अगर देखा जाए तो मानसून कालीन वर्षा को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। मानसून कालीन वर्षा को पुनः कितने भागों में बांटा जाता है आपका? दो भागों में। और दो भागों का अगर कहा जाए, दो भाग किस प्रकार से आते हैं? दो भागों का अगर कहा जाए मानसून कालीन वर्षा, दो भागों की अगर मैं बात करता हूं
तो मानसूनकालीन जो वर्षा है पुनः दो भागों में बांटा जाता है। पहले भाग का अगर देखा जाए तो पहला इसका भाग आता है कौन सा भी आपका अरब सागरीय, अरब सागरीय मानसून की शाखा, अरब सागरीय मानसून की शाखा। और दूसरा इसमें अगर कहा जाए दूसरी कौन सी आती है भी आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। कौन सी आती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। इसी प्रकार से अरब सागरीय मानसून की जो शाखा है, अरब सागरीय मानसून की शाखा को पुनः तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? तीन भागों में। अरब सागरीय मानसून की शाखा को पुनः तीन भागों में बांटा जाता है। तीन भाग कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले इसमें अगर शाखा विशेष की मैं बात करता हूं, एक शाखा आती है जिसे किस नाम से जाना जाता है? कौन सी शाखा भी आपकी? मैंगलोर शाखा। कौन सी शाखा आती है भी आपकी? मैंगलोर शाखा। उसी प्रकार से दूसरा उसमें अगर देखा जाए एक शाखा आती है कौन सी भी आपकी? मुंबई शाखा आती है। कौन सी आती है भी आपकी? मुंबई शाखा। और तीसरा इसमें अगर देखा जाए तीसरी आती है कौन सी शाखा भी आपकी? सौराष्ट्र शाखा। अर्थात अरब सागरीय मानसून की शाखा भारत के तीन भागों से प्रवेश करती है। एक तो कौन से तट से प्रवेश करती है शाखा? मैंगलोर तट से, मैंगलोर शाखा के नाम से। दूसरी मुंबई तट से प्रवेश करती है, मुंबई शाखा के नाम से जानी जाती है। और तीसरी शाखा सौराष्ट्र तट से प्रवेश करती है, किस नाम से जानी जाती है? सौराष्ट्र शाखा के नाम से जानी जाती है। और सौराष्ट्र शाखा की एक उपशाखा आती है जो आपकी अरावली की बिल्कुल समांतर उत्तरी पश्चिम भारत की ओर आगे बढ़ती है, जिसके कारण राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। नेक्स्ट यहां पर अगर कहा जाए बंगाल की खाड़ी की शाखा, और बंगाल की खाड़ी की शाखा की अगर आप बात करते हो तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है इसे पुनः दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों। और दो भागों की अगर बात करें, एक तो इसमें आ जाती है उत्तर के विशाल मैदान की शाखा, उत्तर के विशाल मैदान की शाखा, मैदान की शाखा। और दूसरा इसमें अगर देखा जाए दूसरा इसमें नाम आता है हिमालयन शाखा, हिमालयन शाखा। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए अगला जो आपका मानसून आता है कौन सा भी आपका? शीतकालीन मानसून। कौन सा आता है भी आपका? शीतकालीन मानसून। और शीतकालीन मानसून का अगर देखा जाए तो शीतकालीन मानसून को पुनः कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। और दो भागों का अगर देखा जाए पहली शाखा की अगर यहां पर बात करते हैं, एक तो आता है कौन सा मानसून भी आपका? लौटता हुआ मानसून। कौन सा मानसून आता है? लौटता हुआ मानसून। और कल ही पढ़ा है आपने लौटते हुए मानसून की अवधि का अगर कहा जाए तो लौटते हुए मानसून की अवधि कहां से कहां तक आती है? लौटते हुए मानसून की अवधि कहां से कहां तक? अक्टूबर से शुरू होती है, कहां तक चलती है? दिसंबर तक चलती है। लेकिन लौटते हुए मानसून के महीने का अगर कहा जाए तो महीना कौन सा है भी आपका? अक्टूबर नवंबर का महीना। इसी प्रकार से दूसरे भाग का अगर देखा जाए आता है कौन सा भी आपका? भूमध्य सागरीय मानसून। कौन सा आता है? भूमध्य सागरीय मानसून। और भूमध्य सागरीय मानसून से ये जो वर्षा होती है शीतकाल में होती है। यही कारण है कि भूमध्य सागरीय मानसून को शीतकालीन मानसून के उपनाम से भी जाना जाता है। और भूमध्य सागरीय मानसून की अवधि का अगर कहा जाए तो इसकी अवधि कहां से कहां तक चलती है? दिसंबर से किसके मध्य आती है? फरवरी के मध्य। तो भारत में दिसंबर से फरवरी के मध्य जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? भूमध्य सागरीय मानसून, अर्थात कह सकते हो आप शीतकालीन मानसून से होती है। अब पहले तो आप देख लें कितना बड़ा है, इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। डायग्राम इतना बड़ा आएगा और इसमें सबसे पहले यहां तक नोट कर लें आप। थोड़ा स्पीड से लिखें।
नोट कर लिया भाई। आगे बढ़े भाई। नोट कर लिया होगा। चलो, इसके बाद में यहां पर मैं बात करता हूं। सबसे पहले यहां पर एक चीज का और ध्यान रखेंगे आप। ग्रीष्मकालीन मानसून को जो आपने दो भागों में बांटा है, पहला आता है ग्रीष्मकालीन मानसून और दूसरा आता है कौन सा भी आपका शीतकालीन मानसून। इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं भी आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर ग्रीष्मकालीन मानसून के पहले भाग का अगर कहा जाए कौन सा आता है, मानसून पूर्व की वर्षा, अर्थात वर्षा ऋतु से पूर्व की जो अवधि है, और ये अवधि कहां से कहां तक चलती है, इंपॉर्टेंट रहता है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो ये अवधि कहां से कहां तक चलती है, मार्च से मई के मध्य। इसी प्रकार से मानसूनकालीन वर्षा का अगर देखा जाए तो इसकी अवधि कहां से कहां तक चलती है, जून से सितंबर के मध्य। इसी प्रकार से लौटते हुए मानसून का अगर कहा जाए तो लौटते हुए मानसून की अवधि कहां से कहां तक चलती है, अक्टूबर से दिसंबर से। और नेक्स्ट इसमें अगर कहा जाए भूमध्य सागरीय मानसून, तो भूमध्य सागरीय मानसून की अवधि कहां से कहां तक चलती है भी आपकी, दिसंबर से किसके मध्य चलती है, फरवरी के मध्य। तो रख दिया होगा आपने। अब देखिए भारतीय मानसून का यह जो वर्गीकरण है थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, तो आगे जो आप मानसून का पार्ट पढ़ेंगे, वर्गीकरण डिटेल से पढ़ेंगे, तो वहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। रख दिया होगा आपने। चलो, इसके बाद में नेक्स्ट यहां पर मैं बात करता हूं। सबसे पहले रखेंगे आप, सबसे पहले इसमें अगर देखा जाए तो रखें आप मानसून पूर्व की वर्षा। मानसून पूर्व की वर्षा। अब देखिए मानसून पूर्व की वर्षा का अगर कहा जाए तो मानसून पूर्व की वर्षा भारत के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती है। तो कहने का मतलब यहां पर जो आपका क्वेश्चन बनता है, मानसून पूर्व की वर्षा के जो उपनाम आते हैं, उपनाम से संबंधित आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले एक लाइन रखेंगे, नोट करें आप, लिखिएगा। मानसून पूर्व की वर्षा, मानसून पूर्व की वर्षा भारत के भिन्न भिन्न भागों में, भारत के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न उपनामों से जानी जाती है। भिन्न भिन्न उपनामों से जानी जाती है। भिन्न भिन्न उपनामों से जानी जाती है। आइए आइए। अब देखिए मानसून पूर्व की वर्षा के कौन कौन से किस प्रकार से उपनाम आते हैं, तो नई लाइन से रखें। मानसून पूर्व, मानसून पूर्व की वर्षा के उपनाम, मानसून पूर्व की वर्षा के उपनाम, मानसून पूर्व की वर्षा के उपनाम। अवधि लिखने की जरूरत नहीं है, पीछे वाले पार्ट में आपने रख लिया है, ठीक है। अब एक डायग्राम आता है, मेरे साथ साथ बनाते चलेंगे आप।
इस प्रकार से बना लें। आगे वाले पेज पर बना लेना। बना लिया होगा। अब देखिए यहां पर अगर देखा जाए भारत के भाग का, अगर देखा जाए ये जो आपका भारत का भाग आता है पूर्वोत्तर भारत आता है। कौन सा आता है? पूर्वोत्तर भारत। नाम सुना होगा आपने सेवन सिस्टर का, सुना है ना नाम? अब देखिए सेवन सिस्टर की अगर आप बात करते हो, अर्थात यहां पर जो मैंने रेखा विशेष खींची उसकी बिल्कुल साइड वाला ये जो भाग है आपका पूर्वोत्तर भारत के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत का अगर कहा जाए, इसमें मैं राज्य विशेष की बात करता हूं। सबसे पहले यहां से चलेंगे आप। इसमें राज्य आता है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये उपरोक्त जो आपके 7 राज्य हैं ये किस नाम से जाने जाते हैं? सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत के 7 जो राज्य हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है? सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऊपर जो आपने लाइन रखी है इसका अगर कहा जाए कि पूर्वोत्तर भारत के जो आपके 7 राज्य हैं इन्हें सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले इसमें अगर देखा जाए तो पूर्वोत्तर भारत में मानसून पूर्व की जो वर्षा है ये किस नाम से जानी जाती है? तो सबसे पहले यहां से आप एक निशान बनाएंगे इस प्रकार से, और इसका अगर कहा जाए तो भारत का ये भाग आता है कौन सा भी आपका? पूर्वोत्तर भारत। भारत का कौन सा भाग आता है? पूर्वोत्तर भारत। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्वोत्तर भारत में मानसून पूर्व की वर्षा किस नाम से जानी जाती है? तो पूर्वोत्तर भारत में मानसून पूर्व की वर्षा किस नाम से जानी जाती है? नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। समझ रहे हो ना आप? और पूर्वोत्तर भारत का अगर कहा जाए तो पूर्वोत्तर भारत में राज्य विशेष का अगर कहा जाए, राज्य तो समझते हो ना कौन कौन से राज्य आते हैं। इसके बाद में बिल्कुल यहां पर आगे आए, प्रॉपर यहां पर आपका एक राज्य आता है, और पूर्वोत्तर भारत की इस राज्य का अगर कहा जाए, इस राज्य का नाम आता है भी आपका असम। राज्य कौन सा आता है भी आपका? असम आता है। राज्य रहता है भी आपका असम। अब देखिए आसाम राज्य का अगर कहा जाए तो आसाम राज्य भारत में सर्वाधिक किसका उत्पादन करता है? चाय का उत्पादन करता है। अर्थात मानसून पूर्व की वर्षा आसाम राज्य में चाय की खेती के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होती है। यही कारण है कि मानसून पूर्व की वर्षा असम राज्य में किस नाम से जानी जाती है? चाय वर्षा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? चाय वर्षा, या फिर आप इसे टी शावर कह सकते हो। टी शावर, शावर समझते हो ना, बौछार या बूंदे जो। तो इसी प्रकार से एक स्थानीय शब्दावली का एक शब्द और आता है। आसाम राज्य में मानसून पूर्व की वर्षा बोर्डोई चीला या बारदोली का छीड़ा के उपनाम से भी जानी जाती है। तो नेक्स्ट इसमें रखेंगे आप। प्रॉपर आसाम का अगर कहा जाए तो आसाम राज्य में मानसून पूर्व की वर्षा चाय वर्षा, चाय वर्षा, या फिर आप रखें टी शावर, टी शावर, या फिर कहा जाए एक शब्द आता है बोर्डोई चीला, बोर्डोई चीला, या फिर आप कह सकते हो बारदोली का छीड़ा। बारदोली का छीड़ा। आसाम राज्य भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य। और अगर कहा जाए आसाम, आसाम के पश्चात राज्य आता है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो संपूर्ण भारत की 90 से 95% चाय उत्पादित करते हैं 3 राज्य मिलकर। कितने राज्य मिलकर? 3। और 3 राज्यों में अगर कहा जाए तो कौन कौन से आते हैं? आसाम, पश्चिम बंगाल और कौन सा आता है? तमिलनाडु राज्य। संपूर्ण भारत की कितनी? 90 से 95% चाय उत्पादित करते हैं। बाकी कितनी बचती है? 5 से 10%। बाकी राज्य कितने बच गए भी आपके? 3 निकाल दीजिए। बाकी के जो राज्य बचते हैं वो आपकी लगभग संपूर्ण भारत की लगभग 5 से 10% चाय क्या करते हैं? उत्पादित करते हैं। तो चाय उत्पादन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य आसाम है। इसी प्रकार से अगर कहा जाए स्वाद हेतु भारत की कहां की चाय प्रसिद्ध है? दार्जिलिंग की प्रसिद्ध है। कहां की? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की चाय किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वाद हेतु प्रसिद्ध है। एक नाम सुना होगा आपने, हरी चाय, ग्रीन टी का नाम सुना है। तो हरी चाय कहां की प्रसिद्ध है? आपकी हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है?
हिमाचल प्रदेश की। इसी प्रकार से बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट अगर कहा जाए, बिल्कुल आगे आएंगे। दक्षिणी भारत का अगर कहा जाए, यहां पर प्रॉपर आपका एक तट आता है, और इस तट का अगर देखा जाए तो इस तट का नाम आता है, क्या नाम आता है अभी आपका? मालाबार तट। तट का नाम क्या आता है? मालाबार तट। रखें आप। मालाबार तट। और मालाबार तट के प्रसार का अगर देखा जाए तो मालाबार तट का प्रसार कितने राज्यों में आता है अभी आपका? 2 राज्यों में आता है। यहां पर अगर देखा जाए, एक तो राज्य कौन सा आ जाएगा अभी आपका? कर्नाटक आ जाएगा। कौन सा आएगा? कर्नाटक। और दूसरा यहां पर मैं बात करता हूं, राज्य कौन सा आता है? केरल। कौन सा आता है अभी आपका? केरल। कर्नाटक तथा केरल। कर्नाटक तथा केरल। रख दिया होगा भाई। अब देखिए, सबसे पहले यहां पर केरल राज्य का अगर कहा जाए, मालाबार तट की अगर आप बात करते हो तो यहां से आप एक निशान बनाएंगे, और इसका अगर कहा जाए तो मानसून पूर्व की वर्षा मालाबार तट की अगर आप बात करते हो तो मालाबार तट पर आमर वर्षा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? आमर वर्षा। रखें आप। आमर वर्षा, या फिर आप कह सकते हो मैंगो शावर। मैंगो शावर के नाम से जानी जाती है। दूसरा यहां पर आप कह सकते हो फूलों की बौछार। मालाबार तट का अगर कहा जाए तो यहां पर किस उपनाम से भी जाना जाता है? फूलों की बौछार। फूलों की बौछार। फूलों की बौछार। रख दिया होगा। इसी प्रकार से बिल्कुल ऊपर आते हैं, कर्नाटक राज्य का अगर कहा जाए तो कर्नाटक राज्य भारत में सर्वाधिक किसका उत्पादन करता है? कौवा का उत्पादन करता है। कौवा से तैयार की जाती है भी आपकी कॉफी तैयार की जाती है। पेय फसलों के अंतर्गत आता है भी आपका। अब देखिए, भारत में सर्वाधिक कौवा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य। पिछली बार राजस्थान एसआई की परीक्षा में पूछा गया था कि भारत में सर्वाधिक कौवा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है भी आपका? कर्नाटक राज्य है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य। अब देखिए, कर्नाटक राज्य का अगर कहा जाए तो कर्नाटक राज्य में यह जो मानसून पूर्व की जो वर्षा है, ये कौवा की फसल के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होती है। यही कारण है कि मानसून पूर्व की वर्षा जो है कर्नाटक राज्य में किस नाम से जानी जाती है? रखें आप, चेरी ब्लाजम। चेरी ब्लासम या चेरी ब्लाजम एक ही बात है। चेरी ब्लाजम। रख दिया होगा भी, नोट कर लिया ना। चलो, इसी प्रकार से नेक्स्ट बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए तो यहां पर बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। यहां पर आपका एक तट आता है, प्रॉपर तट का अगर कहा जाए तो यहां पर आपका एक तट आता है, इस प्रकार से रखें आप। और इस तट की अगर मैं बात करता हूं, कोकण तट आता है। कौन सा तट आता है? कोकण तट। कोकण तट। रख दिया। अब देखिए, ध्यान दें, यहां पर आपने मालाबार तट रखा है, बिल्कुल ऊपर कौन सा तट रखा है? कोकण तट रखा है। बिल्कुल ऊपर चलेंगे, यहां पर एक तटीय प्रदेश और आता है, सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। और बिल्कुल बीच में जो आपका भाग दिखाई दे रहा है, यहां पर एक तट और आता है, कन्नड़ तट आता है। कौन सा आता है? कन्नड़ तट। तो सौराष्ट्र तट, कोकण तट, कन्नड़ तट और आपका कौन सा भी आपका मालाबार तट, चारों का अगर कहा जाए ये पश्चिमी तटीय मैदान के भाग है। तो पश्चिमी तटीय मैदान को पुनः कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। अब देखिए, संपूर्ण पश्चिमी तटीय मैदान का अगर कहा जाए तो ये आपका नारियल उत्पादन के लिए क्या है भी आपका? प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसमें अगर देखा जाए, आम उत्पादन के लिए भी क्या है? यह प्रदेश आपका प्रसिद्ध है। इसके अलावा काजू और बादाम उत्पादन के लिए भी क्या रहता है भी आपका? यह क्षेत्र प्रसिद्ध है।
अब देखिए ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी घाट का अगर कहा जाए तो यहां पर उत्पादन का अगर देखा जाए तो नारियल उत्पादन, आम उत्पादन, काजू तथा बादाम उत्पादन के लिए क्या है भी आपका यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। लेकिन प्रोपोरिस में अगर देखा जाए, ध्यान दीजिए, प्रोपोरिस में अगर कहा जाए कि कौन सा तट नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा तट नारियल उत्पादन, आम उत्पादन तथा काजू बादाम, प्रोपर अगर तट का कहा जाए तो सर्वाधिक उत्पादन कौन से तट पर होता है भी आपका? कोकण तट पर होता है। कहां पर होता है? कोकण तट पर। यही कारण है कि एनसीईआरटी का अगर कहा जाए, जो आपने यहां पर रखा है, यहां पर जो आपने रखा है ना आमर वर्षा, मैंगो शावर जो रखा है, एनसीईआरटी बताती है कि कोकण तट पर मानसून पूर्व की वर्षा किस नाम से जानी जाती है? आमर वर्षा के नाम से जानी जाती है। तो बिल्कुल निशान बनाकर रखेंगे आप इसमें, कोकण तट। और मानसून पूर्व की वर्षा का अगर कहा जाए तो किस नाम से जानी जाती है भी आपकी? आमर वर्षा। आमर वर्षा एनसीईआरटी के अनुसार। रख दिया होगा, नोट कर लिया ना? फिर दिक्कत क्या है? क्यों क्यों कौन है उसका? हो क्यों कौन सके? अब देखिए एक चीज ध्यान रखें आप, कोकण तट किसका भाग है? पश्चिमी तटीय मैदान का भाग है। ये भी पश्चिमी तटीय मैदान है और ये भी कौन सा आता है? पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो पश्चिमी तटीय मैदान पर मानसून पूर्व की वर्षा किस नाम से जानी जाती है? आमर वर्षा। इसमें दोनों ही आ जाएंगे, दोनों नहीं, इसमें चारों ही आ जाएंगे। सौराष्ट्र तट भी आ जाएगा, कोकण भी आ जाएगा, कन्नड़ भी आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा भी आपका? मालाबार भी आ जाएगा। लेकिन दो विभिन्न मत मिलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, पुष्कर झील का अगर कहा जाए तो पुष्कर झील की दो मान्यताएं मिलती है। पुष्कर झील को कृत्रिम झील भी माना जाता है और प्राकृतिक भी माना जाता है। कृत्रिम कैसे आती है कि पुष्कर झील का निर्माण पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा करवाया गया। पुरानी कथाओं के अनुसार पुष्कर झील का निर्माता किसे माना जाता है? पुष्करना ब्राह्मणों को। अर्थात ये कौन सी झील है? कृत्रिम झील है। लेकिन आप एक लाइन पढ़ते हैं कि पुष्कर झील, पुष्कर जो झील है ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील है। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित जो झीलें आती है वो कौन सी झीलें होती हैं? प्राकृतिक झीलें। यानी प्रकृति प्रदत्त जो झीलें वो कौन सी होती है? प्राकृतिक झीलें होती है। इस दिशा में भी आपका दक्षिण दिशा में, मेरा मुख्य दिशा में है, दक्षिणी दिशा में। और अगर कहा जाए दक्षिणी गोलार्ध में जैसे ये हवाएं प्रवेश करेगी, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में किस ओर मुड़ेगी? बाईं ओर मुड़ेगी। और मेरा बायां भाग कौन सा है? ये वाला है। अर्थात बाईं ओर मुड़ेगी तो हवाओं की दिशा किस प्रकार की होगी? इस प्रकार से हो जाए, हवाओं की दिशा इस प्रकार की। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखें, जैसे ये हवाएं सामान्यतः एक वर्ष विशेष में दो प्रकार की हवाएं चलती है, और जैसे ही आपकी दक्षिण से उत्तर की तरफ चलने वाली जो हवा है भूमध्य रेखा को क्रॉस करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं किस ओर मुड़ जाती है भी आपकी? उत्तरी गोलार्ध में किस ओर मुड़ेगी भी आपकी? राइट साइड, अर्थात किस तरफ मुड़ेगी भी आपकी? दाहिनी ओर मुड़ेगी। इसी प्रकार से बिल्कुल अगर देखा जाए दक्षिणी गोलार्ध की अगर आप बात करते हो, हवा विशेष उत्तर से किस तरफ जा रही है भी आपकी? दक्षिण की तरफ जा रही है। और जैसे ये हवाएं भूमध्य रेखा को क्रॉस करके दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेगी तो अपने किस ओर मुड़ जाती है भी आपकी? बाईं ओर। अर्थात इस साइड का अगर कहा जाए, ये साइड कौन सी है भी आपकी? लेफ्ट साइड है। कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। अब सबसे पहले तो दो लाइन रख लेंगे, उसके बाद में ये क्लियर हो जाएगी। अब इसमें दोनों का अगर ध्यान रखोगे आप, स्वाभाविक बात है गड़बड़ हो जाएगी कि उत्तरी गोलार्ध में किस ओर मुड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में किस ओर मुड़ती है। तो यहां पर एक सामान्य सा तथ्य ध्यान में रखें भी, दक्षिणी गोलार्ध की अगर मैं बात करता हूं, दक्षिणी गोलार्ध में क्या आता? दय आता है। और दाया में भी क्या आता है? दय आता है। लेकिन ध्यान रखें कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर नहीं मुड़ती, किस ओर मुड़ती है भी आपकी? बाईं ओर मुड़ती है। एक चीज याद रख लीजिए, बाकी अपने आप याद रह जाएगा। ध्यान रखें किस प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किस ओर नहीं मुड़ती है? दाईं ओर नहीं मुड़ती है। किस ओर मुड़ती है? बाईं ओर मुड़ती है। बिल्कुल दूसरे वाला याद रखने का जरूरत नहीं है। उत्तरी गोलार्ध का अगर कहा जाए इसमें बाईं ओर है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? दाईं ओर हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो एक लाइन रखें आप, लिखिएगा, रखें आप, पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव के कारण घूर्णन गति के प्रभाव के कारण
जैसे ही हवाएं भूमध्य रेखा को क्रॉस करती है, भूमध्य रेखा को क्रॉस करती है, तो हवाओं की दिशा में, तो हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है, हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है। हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है। नई लाइन से रखिए। दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किस ओर मुड़ती है? अभी दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर तथा बिल्कुल नीचे आ जाएं, उत्तरी गोलार्ध जो दक्षिणी गोलार्ध जो लिखा है ना, इसके बिल्कुल नीचे आ जाए। नई लाइन से लिखना शुरू कर दें। तथा उत्तरी गोलार्ध में, तथा उत्तरी गोलार्ध में किस ओर मुड़ती है? अभी दाईं ओर मुड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ती है। दिखाइए थोड़ा सा मुझे लिखा गया है। इसमें नई लाइन से रखें, आप नीचे ब्रैकेट में रख लें कारण। इसका प्रमुख कारण क्या है? कारण रख लें आप नीचे, कारण लिखें। पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव से, पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव से, पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव से भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर, भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल ऑब्लिक लगाकर लिख लें फेरल का नियम, ब्रैकेट में भी लिख सकते हो फेरल का नियम। कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। समझ गए होंगे आप। अब ज्यादा यहां पर आपको कोई ध्यान में नहीं रखना है, बस दो चीजें हैं जो डायग्राम में रखी गई है। उत्तरी गोलार्ध में हवाओं का अगर कहा जाए, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस तरह मुड़ती है? दाईं ओर मुड़ती है। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर कहा जाए तो हवाएं किस तरह मुड़ती है? बाईं ओर मुड़ती है। डायग्राम बना लें आप, ये डायग्राम बना लें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।